कि डॉक्टर का लाइफ बहुत इजी होता है। डॉक्टर्स के पास एक ऐसा टूल है जिससे कि वो अपने परफेक्शन की ओर जा सकता है। एंड सर्जरी में और ऑपरेशन में फर्क क्या होता है? बीमारियों के हिसाब से हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। पानी अगर बैठ के नहीं पीते हो, आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आपके घुटनों में पानी जाता है। गले के में न जाते हुए वो श्वास की नली में भी जा सकता है और इससे कई बार कई लोगों की डेथ भी हुई है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके घुटने खराब हो। स्पोर्ट्स पर्सन में जनरली ज़्यादा होता है तो उन हाइट कम रहेगी, वेट ज़्यादा रहेगा, तो मैंने कुछ लोगों के पैर बाहर की तरफ से चले जाते हैं। They were not satisfied. Some were having pain, some were having difficulty in walking, some maybe different type of problems. सर्जन किसी और शहर में बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर वो कहीं पे भी सर्जरी कर सकता था। तो ऐसा होता है कि पेशेंट रेस्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको तकलीफ होना चालू हो जाती है और कई बार ऐसी कंडीशन। Hello and welcome to my new podcast. Today we have a special guest, Dr. Ashok Malviya sir. He is an ortho specialist doctor. So how are you sir? फाइन, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। तो कैसी रही आपकी ये जर्नी? आर्थो की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। देन आपने किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था? आर्थो की जर्नी तो मैं एक लंबे चली है। मैं बॉम्बे में मैंने काम किया है। एक रेलवे का जगजीवन राम हॉस्पिटल है, वहाँ काम किया है। एंड वहीं से हम लोगों ने नी और हिप रिप्लेसमेंट का मैंने ट्रेनिंग लिया है। देन 5 साल वहाँ काम करने के बाद में आई वाज शिफ्टेड टू रतलाम रेलवे हॉस्पिटल। वहाँ पर हम लोगों ने 2-3 साल मेहनत करके हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया। देन फिर 2003 से हम लोग वहाँ नी और हिप रिप्लेसमेंट कर रहे थे और वो जर्नी 2021 तक चली। इसके बाद में मैं अभी इंदौर और फिलहाल शाह हॉस्पिटल में यहाँ हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दिया। सर, आपने किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की? जैसे लाइक 12th के बाद नीट की एग्ज़ाम, नीट की प्रिपरेशन के बाद कॉलेज के बाद फिर मास्टर्स, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था? मतलब ऑर्थो का ही आपको क्यों आया कि मेरे को ऑर्थो में ही? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैंने जो शुरुआत किया था, मैंने MBBS इंदौर मेडिकल कॉलेज से किया था। देन आई जॉइन रेलवे सर्विसेज। वहाँ पर 3-4 साल काम करने के बाद में आई फेल्ट कि आई शुड गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन आई सिलेक्टेड आर्थोपेडिक इज द राइट ब्रांच इन विच आई कैन excel my career. That's why I chosen orthopedic, and then I have done my post-graduation from Gwalior Medical College. That's great. Actually, सबसे बड़ी एक मार्केट के अंदर क्या है कि एक मिथ है कि डॉक्टर का लाइफ बहुत इजी होता है। 4-5 साल ग्रेजुएशन के बाद आप डॉक्टर एक बार बन गए तो आपकी लाइफ बहुत सुकून वाली होती है। तो क्या ऐसा एक्चुअली में होता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? देखिए, दूर से ऐसा लगता है। कई बार जैसे छोटा बच्चा डॉक्टर्स के पास जाता है, वो देखता है डॉक्टर्स की चमक दमक और उसको लगता है कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है। पर डॉक्टर बनना इतना सिंपल नहीं है। डॉक्टर बनने के पहले भी मेहनत करना पड़ता है, ड्यूरिंग अपने करियर में भी कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना पड़ता है, नई चीज़ों का अपडेट करते रहना पड़ता है। जहाँ जहाँ नई चीज़ें हो रही वहाँ जाके सीखना पड़ता है। और करियर के इतने साल के बाद में भी मैं अभी भी कॉन्फ्रेंसेस जाकर नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ और कई बार नए तरीके के मरीज आते हैं तो अभी भी किताबें पढ़ने के बाद में मैं ऑपरेशन करने के लिए जाता हूँ। तो आपने अभी अपनी लाइफ में कितने ऑपरेशंस किए सर? जैसे एक अंदाज़ा। देखिए, बहुत से तो फ्रैक्चर के तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा मैंने ऑपरेशन किए हैं। जगह जगह कई जगह मैंने किए हैं। छोटे बड़े मिला के तो माइनर ऑपरेशन भी काफ़ी लार्ज नंबर में है, परंतु रिप्लेसमेंट सर्जरी देखा जाए तो 1000 के करीब नी रिप्लेसमेंट और 700-800 हिप रिप्लेसमेंट किए हैं। ये इट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली जी। सर्जरी में और ऑपरेशन में फर्क क्या होता है सर? ऑपरेशन और सर्जरी देखा जाए तो सर्जरी का हिंदी ट्रांसलेट
ऑपरेशन है। और बेसिकली दोनों एक ही चीज है, जिसमें कि मरीज का कोई जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो ऑपरेशन द्वारा ही ठीक हो सकती है, ऑपरेशन करके उसका निदान किया जाता है। मतलब बेसिकली ऑपरेशन और सर्जरी लगभग सेम ही होता है। हाँ हाँ, ऑपरेशन और सर्जरी सेम है। सर अब क्या हम जान सकते हैं कि आपने ऑर्थो के अंदर किस लेवल से स्टार्ट किया था? लाइक सबसे पहले आपकी पोजीशन क्या थी, देन फिर आप इस पोजीशन पे किस तरीके से आए? राइट नाउ यू आर ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ के 36 इयर्स मैंने रेलवेज के साथ गुजारे थे। तो वहाँ मैं बिगिनर एज एडीएमओ वहाँ पर बोलते हैं, एडीएमओ मतलब असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर शुरुआत किया था। एंड देन फाइनली वहाँ पर एज ए चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन की पोस्ट से मैं रिटायर हुआ था। सर सबसे बड़ी समस्या, अब जैसे मैंने पानी उठाया था, तो एक बचपन से मैंने एक बात सुनी है बड़े लोगों से कि आपको पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। अगर बैठ के नहीं पीते हो, आप खड़े होकर पानी पीते हो, तो आपके घुटनों में पानी जाता है। तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ तो नहीं है क्योंकि पानी जो हम पीते हैं वो हमारी पेट की आहार नलिका में जाता है, उसका घुटनों में जाने का कहीं कोई ऐसा रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ऐसे खड़ा होकर अपन जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो उस तरीके से हम पानी वगैरह पी सकते हैं? उसका जो तात्पर्य दिया है कि यदि आप बैठ के शांति से पानी पिएंगे तो आप धीरे धीरे पानी पिएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग सब बोतल से ही पानी पीते हैं। फ्रिज से बोतल निकाला और ऐसे गर्दन तेजी से झुका के पानी पीते हैं, तो उसमें गर्दन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पानी पीते वक्त गले के में न जाते हुए वो श्वास की नली में भी जा सकता है, और इससे कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो उससे बचने के लिए यह है कि बैठ के पानी शांति से पिए, खड़े होके भी पी रहे हैं तो शांति से पिए, और आइडियली ग्लास में डाल के पिए तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। सर एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ ये आती है समस्या कि जिस तरीके से हम बड़े होते हैं, बच्चे से बड़े होना तक का सफ़र, एक बूढ़े व्यक्ति का सफ़र, उस समय हमारे जो घुटने होते हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर बनते जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? और उस तरीके को मेंटेन, लाइक 20s में अभी हमारे घुटने सबसे अच्छे होंगे, 30s में थोड़े वीक हो जाएंगे, 40s में और ज़्यादा वीक होंगे, 50s में जाते जाते बहुत, 60s 70s में तो आजकल लाठी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके घुटने खराब हो। यदि हम लोग 1 लाख पॉपुलेशन यदि 55 प्लस वालों की लेते हैं तो उसमें 2000 मतलब 2% लोगों को ही नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को मतलब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी, परंतु जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें कुछ चीजें हैं कि हम लोग इंडियन टॉयलेट जो नीचे बैठने वाला होता है, हमारी खुद की भी आदतें ऐसी होती है कि हम लोग पालथी लगाते हैं, या जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो जो झुक के नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं हमारी कम्युनिटी में जिसके कारण इंडिया में घुटने ज्यादा खराब होते हैं बनस्बत की वेस्टर्न कंट्रीज। और उसमें भी महिलाओं में बिकॉज हाइट कम रहेगी, वेट ज्यादा रहेगा, तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा डबल नी की प्रॉब्लम्स होती हैं। देखा जाए तो घुटने का जो जोड़ है वो बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। उसमें 4 लिगामेंट होते हैं, 2 मेनिस्कस होते हैं, ऊपर एक फीमर बोन है, नीचे टिबिया बोन होती है, और सामने एक पटेला करके छोटी सी बोन होती है। तो इस तरह से इन सब 3 बोन को मिला के जो जॉइंट बनता है वो नी जॉइंट है। तो नी जॉइंट में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। यदि कोई चोट लगने से होती है वो ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस उससे हो सकता है, उसका अलग इलाज है। कई बार यह होता है कि हमारी मेनिस्कस फट गई है, या कई बार हमारा लिगामेंट टूट जाता है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन में जनरली ज़्यादा होता है। तो उनके सबके इलाज
नी रिप्लेसमेंट नहीं है, उनका आर्थ्रोस्कोपी से करते हैं, किसी का ओपन करने के बाद किया जाता है। तो अलग अलग बीमारियों के हिसाब से हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। नी रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो नी रिप्लेसमेंट में अभी आपके ही पास में एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आई है, तो ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है क्या एक्चुअल में? देखिए, पिछले कई सालों से हम लोग कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते चले आ रहे हैं। उस वक्त रोबोट का कोई रोल नहीं था, बिना रोबोट के मैनुअली ही सर्जरी की जाती थी। उस समय भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे। और जो नी रिप्लेसमेंट के जो मेन 3 चीजें हैं, एक तो जो नी जॉइंट में कई आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पैर ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोगों के पैर बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट का बेसिक एम ये होता है कि एक तो डिफॉर्मिटी करेक्शन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिगामेंट जो उसको नी को बैलेंस कर रहे हैं, उनकी लिगामेंट बैलेंसिंग की जाए। और नंबर 3 ये है कि उसका मैकेनिकल अलाइनमेंट ठीक किया जाए। देखा जाए तो हिप का सेंटर पॉइंट, एंकल का सेंटर पॉइंट और नी का जो सेंटर पॉइंट होता है वो लगभग एक ही लाइन में होना चाहिए। यदि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, इसका मतलब है कि ग्रेजुअली वेरस वल्गस ऐसी डिफॉर्मिटी उसमें हो रही है। तो ये डिफॉर्मिटी को करेक्शन जो करते थे, उसका हम लोग पहले विदाउट रोबोटिक किया करते थे। तो हम लोगों ने लंबे समय पर ये देखा है, और साइंटिस्ट ने कई स्टडी भी किया, कई पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, कि हम अच्छे से अच्छे सर्जन इंडिया के या अब्रॉड के जो करते थे, उसमें 20% लोग कुछ अनसेटिस्फाइड रहते थे, बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड। सम वर हैविंग पेन, सम वर हैविंग डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सम मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये 20% जो नंबर था, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि जब लाखों की तादाद में नी रिप्लेसमेंट हो रहा था, उसका 20% भी काफी बड़ा होता है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो आने का है कि इसमें ये जो बाकी 20% असंतुष्ट जो लोग हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं, उसको हम लोग कैसे नियरली 100% की ओर लेके जाएं, उसी के कारण इसका रोबोटिक नी सर्जरी का इजाद हुआ। और देन फिर कई कंपनियों ने अपने अपने रोबोट बनाए हैं जिससे कि नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। और इन रोबोट का यही है कि वो ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर्स के पास एक ऐसा टूल है जिससे कि वो अपने परफेक्शन की ओर जा सकता है। बहुत सारी जो ह्यूमन एरर होती थी या टेक्निकल एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण होती थी, वो सब चीजें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में खत्म हो चुकी हैं। तो सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो है उसको उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो काफ़ी मतलब एक बहुत रोचक रही है कहीं ना कहीं। बट आज के टाइम में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का इतना ज़्यादा बाकी हॉस्पिटल में यूज़ नहीं किया जाता है, केवल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लाया जाता है, जैसे रतलाम में के शाह हॉस्पिटल्स में है और थांदला के अंदर है। तो क्या जागरूकता की आवश्यकता है अभी इस समय? देखिए, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट रतलाम जैसे शहर के लिए भी एक तरह से अभी नहीं है। ये बड़ी मेट्रो शहर में ही ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। उसके 2 कारण हैं। एक तो इसकी इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरे ये है कि कई बार पब्लिक इसके बारे में अवेयर नहीं होती है। जैसे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, इसको छोड़ के भी हम देखें कि इंदौर में भी अभी 3 या 4 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अलग अलग कंपनियों के शुरू हुए हैं। रतलाम तो देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का पहला छोटे शहरों में से एक शहर है जिसमें कि पहली बार ये मशीन लगाई गई है। इतने छोटे शहर हिंदुस्तान के किसी शहर में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की शुरुआत नहीं हुई है। पर अभी यह है कि शहर में अभी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है कि हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की ओर जाना है। सर, आपके अनुसार सबसे बड़ा लोगों के मन में डर क्या रहता है? क्योंकि एक तरीके से एक डॉक्टर
जिसने काफ़ी अच्छे समय तक मेहनत की है, काफ़ी अच्छी सर्जरीज की है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वो सर्जरी कर रहा है, तो पेशेंट को भरोसा रहता है कि ट्रस्ट रहता है कि नहीं वो डॉक्टर साहब हैं, वो हमारा इलाज अच्छे से करेंगे। बट वहीं एक रोबोट आता है, तो रोबोट का क्या डिफरेंस है? जैसे आपने बताया इक्विपमेंट, एंड लोग समझते हैं कि वो इक्विपमेंट नहीं है, वो रोबोट आके अपने आप सर्जरी कर देगा। नहीं नहीं, ये तो एक बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में या हमारे पॉपुलेशन में कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में रोबोट आके सर्जरी करता है। रोबोट इज नॉट डूइंग सर्जरी एट ऑल। रोबोट तो एक तरह से टूल है जो कि सर्जन की एरर्स को, या कहना चाहिए कि मैकेनिकल एरर्स को दूर करते हुए सर्जन को गाइड करता है, जिससे कि जो परफेक्शन होता है सर्जरी का वो 100% की ओर चला जाए। सर, बीच में एक न्यूज़ बहुत पॉपुलर हुई थी जहां से एक सर्जन किसी और शहर में बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर वो कहीं पे भी सर्जरी कर सकता था, तो इज दैट ट्रू और इज दैट पॉसिबल? वो जनरली ऑर्थोपेडिक वाले जो रोबोट हैं उसमें नहीं है। जो कुछ दूसरे जो इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी है या दूसरी सर्जरी है उसमें, क्योंकि वो दूर से ऑपरेटेड किए जाने वाले इक्विपमेंट है। पर जो ये वेलिस सिस्टम है इसमें सर्जन को मतलब पहले रोबोट को इंफॉर्मेशन देना होता है कि ये चीज़ें पेशेंट के नी की कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसका हिप कहाँ पर है, एंकल कहाँ पर है। ये जब इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है रोबोट के पास, तो रोबोट एक पूरी एक तस्वीर बना लेता है कि यहाँ से उसका पैर शुरू होकर यहाँ हिप में ख़त्म होगा, और वो नी की भी पूरी इमेज उसके पास में बन के तैयार हो जाती है। देन फिर वो गाइड करता है कि यदि आपको परफेक्ट कट करना है, जो बेसिकली होता है कि जो हिप में हम लोग इम्प्लांट डालने के लिए जो बोन कट करके गैप बनाते हैं, वो फ्लेक्शन गैप और एक्सटेंशन गैप, मतलब यदि खड़ा हुआ है आदमी तो जो एक्सटेंशन गैप है, या पैर उसका 90% झुका हुआ है तो उसकी जो कहना चाहिए कि फ्लेक्शन गैप, ये दोनों 100% होना बहुत एसेंशियल है सक्सेसफुल सर्जरी के लिए। उसमें ये रोबोट से हमको मदद मिलती है। सर, आपके पास सबसे बड़ी समस्याएं क्या पेशेंट लेके आते हैं नी से रिलेटेड और हिप से रिलेटेड? देखिए, नी की तो वेरिएबल चीज़ें हैं। मैंने जैसे बताया कि अलग अलग लिगामेंट होते हैं, मेनिस्कस होती है, तो हर एज के लोग आते हैं। यंग लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, उनकी मेनिस्कस लिगामेंट उसकी प्रॉब्लम रहती है। पर जो 60 प्लस लोग जो होते हैं जनरली वो लोग डीजनरेटिव आर्थराइटिस, जैसे कि 60 साल की एज के बाद में आदमी का देखा जाए तो बाल सफ़ेद होते हैं, नज़र धुंधली होती है, कैटरेक्ट सर्जरी कराना पड़ता है, दांत कई बार गिरने लग जाते हैं। ये सब एक एजिंग प्रोसेस है, और नी जॉइंट हमारे वेट को कैरी करता है, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली एजिंग का चेंजेस आता है, और उसमें ग्रेजुअली डिजनरेशन चालू हो जाता है। तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती है वो मेन प्रॉब्लम होती है। हिप में जनरली अर्थराइटिस इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है, पर हिप की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रॉमा के केस ज़्यादा आते हैं। हिप में एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस करके बीमारी होती है, जिसमें अंदर हिप का जो बॉल होती है उसमें ग्रेजुअली ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो वो सूखने लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पर जनरली 60 प्लस में घुटने में जो प्रॉब्लम आती है वो जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिक प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। सर, आपने जैसे अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे कैंप किए हैं, काफ़ी सारे फ्री कैंप्स किए हैं, तो उससे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक? ग्रेजुअली कैंप्स करने का और ये सब चीज़ें का मतलब ये है कि नई चीज़ें जो आती है उसके बारे में पब्लिक को बताना ही पड़ता है कि ये नई चीज़ें आ गई हैं। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ओपीडी में जो मरीज आते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत पेन, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें पहले पेन शुरू में थोड़ा होता है, कई बार चलने पे होता है, कई बार रेस्ट करने के बाद चलने पर होता है। पर कई बार तो ऐसा होता है कि वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है उसके बावजूद भी उसको तकलीफ होना चालू हो जाती है। और कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है आर्थराइटिस में कि वो
मरीज टॉयलेट तक जाए या ना जाए, ये उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। कि आजकल फैमिली बहुत न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, घर में सभी लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, या होते हैं तो सब अपने काम में बिजी होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो वन शुड गो फॉर सर्जरी, जिससे कि उसकी जो डे टू डे लाइफ है वो उसकी चलायमान रहे। सर, ये अर्थराइटिस की शुरुआत कैसे होती है? अर्थराइटिस की मैंने जैसे ही बताया कि ये एजिंग प्रोसेस है, डीजेनरेटिव, मतलब कई बार जैसे आप देखना कोई चीज रस्सी चल रही है, यदि पत्थर पे भी चल रहा है तो पत्थर भी घिसने लग जाता है। तो हड्डियां भी आपस में 50-60 साल चलते चलते उनमें भी घिसना चालू हो जाता है। और कई बार ये होता है ओवरवेट के कारण एक साइड की हड्डियां घिसना चालू हो जाती है और पैर के अंदर डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। कुछ जेनेटिक भी इंडियन कम्युनिटी का ऐसा है कि उसमें अर्थराइटिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और सारी समस्या सर, मतलब और क्या समस्या आ सकती है एजिंग के साथ साथ नी के लिए? नी के लिए तो यही है कि धीरे धीरे जब यदि प्रॉब्लम शुरू होती है, ग्रेजुअली वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने का उपाय यह है कि अपना प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले, या सर्जरी की जो उसके दिमाग में मानसिकता बनी हुई है कि मैं केवल दवाओं से ठीक आ जाऊंगा। और दवाएं क्या होती है कि ये जो भी एनाल्जेसिक दवाएं हैं, वो दवाओं का 6 घंटे 8 घंटे 24 घंटे इफेक्ट होता है, उसके बाद वो फिर से लेना पड़ती है। यदि आप लंबे समय तक लेंगे दवाएं तो वो आपको गैस्ट्राइटिस कर सकती है, किडनी पे भी इफेक्ट करके उसको फेल्योर में भेज सकती है। तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग देते हैं, इसीलिए बहुत लोग एनाल्जेसिक लेने के बाद में डायलिसिस पे भी चले जाते हैं। सर, आपने जैसे दवाओं की बात की है तो एक मार्केट में सबसे पॉपुलर दवाई है पेन किलर। लोगों को अगर थोड़ा सा पेन होता है तो वो पेन किलर ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर की परमिशन के या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के वो लोग पेन किलर को खा लेते हैं। तो वो क्या सही सही है? देखिए, इंडिया में भी ये कर दिया गया है कि कोई दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलना चाहिए, परंतु इसके बावजूद भी लोग बाग खरीद के खाते हैं। एक बार 2 बार खा लिया वो तो चल गया, परंतु हर दवाओं के साइड इफेक्ट हैं। तो यदि लंबे समय तक यदि कोई दवाएं खाएंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उस आदमी के ऊपर आएगा, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद आएगा उसका। सर, हमको इस समय जो नी रिप्लेसमेंट से जिनको डर लगता है तो उनको क्या मेडिसिन की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर उनको नी रिप्लेसमेंट ही करवाना चाहिए? देखिए, मेडिसिन टेम्परेरी ही इफेक्ट है, वो क्यूरेटिव नहीं है। यदि जैसे घुटने घिसने के बावजूद उसमें डिफॉर्मिटी आ गई तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर दे। पेन को ठीक कर सकती है पर डिफॉर्मिटी करेक्शन नहीं कर सकती। तो नी रिप्लेसमेंट में डिफॉर्मिटी भी करेक्शन होती है और नी की प्रॉपर बैलेंसिंग भी होती है और उसका जो अलाइनमेंट है उसको भी पूरी तरह से करेक्ट करते हैं। तो जो जहाँ जरूरत है तो वहाँ फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए ही। सर, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, हाइकिंग वगैरह करते हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट की मतलब नी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना जायज़ है क्योंकि कई बार वो गिर जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन चढ़ते हैं एंड वो कंटिन्यूसली हाइकिंग पे जा रहे हैं तो वो कंटिन्यूस वॉकिंग में ही रहते हैं। तो क्या उनके लिए ऐसी कोई सलाह आप देना चाहेंगे? हाइकिंग करने वाले सब यंग लोग हैं तो उनको उस वक्त घुटनों की कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई इंजरी वगैरह के अलावा कुछ होती नहीं है। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं जीरियाट्रिक एज ग्रुप की, कि वॉकिंग करते समय अगर कभी, हाँ, मतलब वो उन लोगों को भी प्रॉब्लम, जब उनकी एज बढ़ेगी तब उनमें से कुछ लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो ये है कि जो यंग लोग हैं वो पैदल खूब चलें, कम से कम 1 घंटे रोज चलें। यदि वो 45 to 1 आवर यदि वो रेगुलर चल रहे हैं उससे 2 फायदे होंगे, उसके आपके घुटने भी बेहतर रहेंगे और साथ में आपका हार्ट भी बेहतर रहेगा। सर, एक सबसे पॉपुलर चीज़ है हमारे हिंदुओं में कि हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि तीर्थ यात्रा पे जब भी जाते हैं हमारे मैक्सिमम तीर्थ स्थान जो है वो पहाड़ों के ऊपर है। तो अब
हम लोगों को वैसे तो एक जनरल क्वेश्चन है मेरा कि हम लोगों को ऐसे तो यंग एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया या अमरनाथ हो गया, तो अब वो रहते हैं थोड़े से, अब एजिंग हो जाती है, एजिंग होने के बाद वो लोग जैसे मान लीजिए वहाँ वैष्णो देवी माता जी गए, वहाँ पे वो लोग चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए फिर डिफरेंट व्यवस्था की जाती है, या तो वो फिर म्यूल हो गए या एनिमल्स हो गए उनके ऊपर बैठ के जाते हैं। सो इज दैट गुड अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, देखिए मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं, स्पेशली लेडीज पेशेंट हैं, जो दोनों नी रिप्लेसमेंट के बाद में वो वैष्णो देवी के पहाड़ के ऊपर पैदल चढ़ के गए हैं। तो नी रिप्लेसमेंट से ऐसा नहीं है कि आप मतलब अभी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं या ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो इवन वो नी रिप्लेसमेंट के बाद में वो लॉन टेनिस भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, मतलब आप गाड़ी चला सकते हैं, आप अपनी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं। केवल यही है कि आपको तेजी से रन नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करना है, और पालथी लगा के नहीं बैठना है, और इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, ये थोड़ी सी सावधानी है। बाकी तो आप अपना सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। सर अगर सर लेट सपोज कि अगर कोई व्यक्ति के पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं है आज के टाइम में नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि सर्जरी करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्टली चीज है, अगर किसी व्यक्ति के पास फाइनेंशियली कोई व्यक्ति स्ट्रांग नहीं है तो वो अपना किस तरीके से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली मोदी जी ने ये कर दिया है कि जो भी हिंदुस्तान में 70 साल के ऊपर के जो मेल और फीमेल जितने लोग हैं, उन सबके लिए उन्होंने आयुष्मान की सुविधाएं, जो कि बाकी गरीब तबके के लिए जो किया था, वो सबके लिए कर दिया है। उसमें हर क्लास के आदमी इंक्लूडेड है। तो यदि आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और आपको घुटने की प्रॉब्लम है या कूल्हे की प्रॉब्लम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आयुष्मान कार्ड आप जाके बनवा लीजिए। सारे हॉस्पिटल में ये एमपी ऑनलाइन जो सेंटर है, वहाँ पर जाएंगे, बन जाएगा आपका कार्ड, और उसमें आप अपने दोनों घुटने के ऑपरेशन बहुत इजीली करा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है। सर अगर किसी बच्चे को अपने करियर की शुरुआत करनी हो तो वो किस तरीके से कर सकता है, ऑर्थो के अंदर ही? नहीं, ये तो देखिए बच्चे का इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड देन हार्ड वर्क के अलावा कुछ है नहीं। वो अच्छे से करे, 12th क्लास करे, एंड देन नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फर्स्ट तो एमबीबीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस के बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना होता है। तो वहाँ भी यदि वो एक्सेल करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक आजकल वैसे देखा जाए तो टॉप की ब्रांचेस में इंक्लूडेड है, तो यदि अच्छे नंबर रहे तो ज़रूर मिल जाता है। सर जैसे आपने अभी बात की थी आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान कार्ड के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, आयुष्मान कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, उसका उद्देश्य यही है कि ऐसा वर्ग जो कि ट्रीटमेंट अवेल नहीं कर सकता, और क्योंकि अभी आजकल बीमारियों का कोई अंत नहीं है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए तुरंत ही सहायता की ज़रूरत होती है, और यदि आदमी के पास पैसा नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत, यदि आपके पास कार्ड है या आप उसमें शामिल हैं, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, या गवर्नमेंट के टाइप कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ की आयुष्मान की सुविधाएं मौजूद है। वहाँ जाके आप अपने फ्रैक्चर का इलाज, हार्ट की सर्जरी, कैंसर का इलाज, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ें बहुत ही आराम से ले सकते हैं। सर ये जो हमारे सामने ये मशीन का फोटो है, ये कौन सी मशीन है? ये जो जॉनसन जॉनसन की वेलीज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है, उसकी मशीन है। अच्छा, ये रोबोटिक, ये मशीन ऐसी ही दिखती है? हाँ, रोबोटिक मशीन, ये दो इसके पार्ट होते हैं। हाँ। और इसमें देखा जाए तो जो
इसके जो कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो जो मरीज है उसके शरीर पे लगाने पड़ते हैं, जिनको ट्रैकर कहते हैं। और इसमें ये कैमरा जो है वो ट्रैकर को ट्रैक करता है। जो भी चीज हम लोग जैसा भी मूवमेंट करते हैं या जहां उसको हम लोग शो करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉस्टिंग की समस्या है। तो नी रिप्लेसमेंट के लिए ट्रांसपेरेंटली क्या कॉस्टिंग रहती है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट आप कहाँ करवा रहे हैं, वो किस सर्जन से करा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें। यदि बॉम्बे में करा रहे हैं, इंदौर में करा रहे हैं, तो उसमें रेट में काफी वेरिएशंस हो जाते हैं। परंतु हम जो रतलाम में यहाँ कर रहे हैं, जो इंदौर शहर में जितने नॉर्मली जो नी रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं विदाउट रोबोटिक, उसी अमाउंट में हम लोग यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं। तो ये एक छोटे शहर की, मुझे लगता है कि एक सौगात की तरह है कि जितने में आप नॉर्मल चीज करा रहे हैं, यहाँ हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करके दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ी समस्या जो रहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है सबको। तो फाइनेंस में थोड़ा सा आपकी तरफ से स्ट्रेंथ मिलता है। एंड जो आपने आयुष्मान कार्ड बताया वो हॉस्पिटल में लगता है के शाह हॉस्पिटल, के शाह हॉस्पिटल में तुरंत अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। अच्छा। थोड़े दिन में आयुष्मान कार्ड यहाँ की योजना यहाँ पर चालू हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।